हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है, DHCP सर्वर क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है और पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, देख सकते हैं। ये ब्लूटूथ का सिंबल है और ब्लूटूथ के माध्यम से यहाँ पे कंप्यूटर को, मोबाइल को, प्रिंटर को, हेडफोन को आदि को आपस में कनेक्ट करके डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ जो होती है रेडियो तरंगों के माध्यम से दो डिवाइसों के बीच में डाटा का आदान प्रदान करती है। एक वायरलेस पद्धति है, मतलब कि ये बिना वायर की कनेक्शन होती है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से डाटा का कम्युनिकेशन करती है। तो चलिए ब्लूटूथ के बारे में और जान लेते हैं। ब्लूटूथ क्या होता है। तो ब्लूटूथ एक बिना तार मतलब कि वायरलेस की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा दो या उससे अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में जोड़कर डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा 10 या 100 मीटर की दूरी तक किसी भी कोण से, मतलब कि कोई भी एंगल से ये डिवाइस आपस में संपर्क करके डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। और इन डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है ब्लूटूथ का होना। अब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में रेडियो तरंगों का जो उपयोग होता है, इन उपकरणों को जोड़ने का काम किया जाता है। मतलब कि इन टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी प्रकार के डिवाइसेस होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको रेडियो तरंगों के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा एक समय में अधिक से अधिक 7 उपकरणों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो ब्लूटूथ के माध्यम से अधिक 7 उपकरण जुड़ सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं ब्लूटूथ के वर्जन और उनकी गति। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी में समय समय में सुधार होते गए हैं और उसकी डाटा ट्रांसफ़र की गति भी तेज होती गई है। यही वजह है कि आज इमेज, म्यूजिक या कोई अन्य डाटा तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सबसे पहला वर्जन देखते हैं, ब्लूटूथ V1.2। इसकी जो गति है 720 kbps है। यहाँ पे kbps का मतलब होता है किलोबीट पर सेकेंड, और ये मार्केट में आया था 1999 में। सेकंड नंबर है ब्लूटूथ V2.0। इसकी जो गति है 2.1 Mbps। Mbps का मतलब होता है मेगाबीट पर सेकेंड, और ये मार्केट में आया था 2004 में। थर्ड नंबर है ब्लूटूथ V3.0। इसकी गति है 24 Mbps, मतलब कि मेगाबीट पर सेकेंड, और ये बाज़ार में आया था 2008 में। अगला नंबर है ब्लूटूथ V4.0। इसकी गति है 24 Mbps, और ये मार्केट में अभी भी आता है, चल रहा है। और ब्लूटूथ V4.1, इसकी जो गति है 24 Mbps, मतलब कि अब जितने भी आ रहे हैं 24 Mbps या इससे ऊपर के ही आ रहे हैं। अगला नंबर है ब्लूटूथ 5.0। इसकी जो गति है 48 Mbps है। तो इस प्रकार से ब्लूटूथ का जो है गति जो है बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है। आगे हम देख लेते हैं ब्लूटूथ की उपयोगिता। तो ब्लूटूथ का जो उपयोग होता है आज के समय में विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के उपयोग में किया जाता है। मतलब कि अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट नंबर है, माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर है, कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करके प्रिंट निकालने में ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है, दो कंप्यूटर या लैपटॉप को वायरलेस कनेक्टिविटी द्वारा कनेक्शन देने के लिए भी ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ब्लूटूथ के द्वारा स्पीकर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, दो मोबाइल को ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट करके डाटा जैसे कि इमेज, सॉन्ग, वीडियो, ये सारी चीज़ें एक से दूसरे मोबाइल में भेजा जा सकता है। तो इस तरह से ब्लूटूथ बहुत ही उपयोगी हो गया है। अब हम जान लेते हैं ब्लूटूथ का नाम कैसे रखा गया। ब्लूटूथ का जो नाम है, डेनमार्क के एक राजा हैं, राजा हेराल्ड ब्लूटूथ,
तो इन्हीं पर इस ब्लूटूथ का नाम रखा गया है, जो कि 10वीं सदी में शासन किया करते थे। राजा हेराल्ड जो हैं ब्लूटूथ, इन्होंने उस समय युद्ध में लगे हुए राजाओं को युद्ध के बजाय आपस में समझौता करने की कूटनीतिक राजनीति की थी, और जिससे कि बहुत से राजा आपस में संपर्क करके युद्ध से बच गए थे। मतलब कि राजाओं ने आपस में सलाह मशवरा किया और समझौता कर लिया, और इस वजह से वो युद्ध से बच गए थे। तो ये सब हुआ था राजा हेराल्ड ब्लूटूथ की वजह से। तो उनकी उसी काबिलियत और प्रक्रिया ने इस संयंत्र का नाम ब्लूटूथ रखा, जो कि एक समय में कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आपस में जोड़कर सूचना और डाटा के आदान प्रदान का कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके ब्लूटूथ के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। अब जान लेते हैं ब्लूटूथ का आविष्कार। तो ब्लूटूथ का जो आविष्कार है, एरिक्सन कंपनी में रेडियो प्रणाली पर काम कर रहे हर्टसन ने 1994 में किया था। इसके उपयोग के लिए 6 बड़ी कंपनियों सोनी, एरिक्सन, नोकिया, तोशिबा, IBM, इंटेल और एरिक्सन ने 20 मई 1999 को ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप का गठन किया। तो अब जान लेते हैं ब्लूटूथ के गुण। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर देखेंगे, कम ऊर्जा खपत। इसमें बहुत ही कम ऊर्जा की खपत होती है, मतलब कि बिजली की जो खपत होती है या फिर जो पावर होता है उसकी खपत वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है सस्ता। यह तकनीक बहुत ही सस्ती है और आप मामूली मूल्य में इसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लूटूथ से 50 मीटर की दूरी तक अपने गैजेट्स को कनेक्ट कर डेटा भेज सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लूटूथ का उपयोग करते हुए आप कार चलाते हुए भी फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि ड्राइव करते वक्त ड्राइव करते वक्त फ़ोन में बात करने की, तो ये आप नहीं करेंगे। तो गाड़ी को सड़क के साइड में ही रोककर बात करनी चाहिए। आगे देखेंगे ब्लूटूथ कैसे काम करता है। तो मोबाइल में ब्लूटूथ जो होता है इनबिल्ड होता है, मतलब कि पहले से ही बना हुआ होता है, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर से किसी ब्लूटूथ को जोड़ने के लिए आपको ब्लूटूथ डिवाइस खरीदना पड़ेगा। यह बहुत ही सस्ता होता है। मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ को ऑन करें। अब मोबाइल में ब्लूटूथ ऑप्शन में आपको पेयरिंग के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का नाम दिखाई देगा। अब इसे पेयर करके आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने डिवाइस को मोबाइल से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ब्लूटूथ कार्य करता है। अब हम जान लेते हैं ब्लूटूथ के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या हैं। यहाँ नीचे के टेबल से आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के टेक्निकल फीचर्स के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल देख लीजिए, एक तरफ स्पेसिफिकेशन दिया गया है और दूसरे तरफ फीचर्स सपोर्टेड। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे RF फ्रिक्वेंसी। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है। ट्रांसमिट पावर मतलब कि ट्रांसमिट पावर जो होता है ये होता है 100 मिलीवाट जो कि मैक्सिमम है और 1 मिलीवाट जो कि मिनिमम है। नेक्स्ट है डाटा रेट। डाटा रेट अबाउट 1 Mbps मतलब कि 1 मेगाबिट पर सेकेंड डाटा का जो रेटिंग है। डिस्टेंस देख लेते हैं, 100 मीटर जो है मैक्सिमम हो सकता है और 1 मीटर मिनिमम, मतलब इतनी दूरी तक ये कार्य कर सकता है। RF बैंडविड्थ मतलब कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो बैंडविड्थ होता है ये होता है 220 किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब कि बैंडविड्थ जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा होता है ब्लूटूथ। अगला है मॉड्यूलेशन टाइप। तो ये होता है गॉसियन FSK जिसको GFSK बोला जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर्स। तो ये होता है 79 मैक्सिमम और 23 मिनिमम। नेक्स्ट है टोपोलॉजी जो इसमें होते हैं, ये है अप टू 7 लिंक्स एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन में होता है। नेक्स्ट है होपिंग रेट, तो 1600 होप्स पर सेकेंड। और एक्सेस टाइप में देखेंगे तो FHTDD TDMA मतलब कि टाइम डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एक्सेस, टाइम के हिसाब से ये कार्य करता है।
ये तो था ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम जान लेते हैं DHCP क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं DHCP दिया गया है और उसके साथ में यहाँ पे क्लाइंट्स कंप्यूटर भी दिए गए हैं। तो ये देखिए क्लाइंट्स कंप्यूटर जो है DHCP से जब कनेक्ट हो रहे हैं तो क्लाइंट कंप्यूटर को ये DHCP IP एड्रेस भेज रहा है। मतलब कि जब भी कोई कंप्यूटर DHCP सर्वर से कनेक्ट होता है तो एक IP एड्रेस की मांग करता है और DHCP उसको एक IP एड्रेस प्रदान करता है और यही IP एड्रेस उस कंप्यूटर की पहचान होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं DHCP होता क्या है। DHCP जो होता है एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। यह सर्वर क्लाइंट मॉडल पर काम करता है। मतलब कि एक सर्वर क्लाइंट मॉडल है उसके ऊपर काम करता है। मतलब क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको प्रदान करता है। तो DHCP भी वही कार्य करता है। DHCP सर्वर द्वारा ऑटोमेटिकली ही नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर या डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस और दूसरी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि सबनेट, गेटवे और DNS एड्रेस दे दिया जाता है, तो जिससे सभी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा, अब आप ये जान लीजिए DHCP का जो होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो DHCP का पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और DHCP की मदद से हम किसी नेटवर्क में जुड़े हुए होस्ट में ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो DHCP का पूरा नाम तो आप जान ही गए होंगे, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो होते हैं DHCP सर्वर, इसका इस्तेमाल एक छोटे और बड़े नेटवर्क दोनों में किया जाता है। जहां एक छोटे कंप्यूटर नेटवर्क में सेंट्रलाइज्ड राउटर या मॉडेम द्वारा DHCP सर्वर का काम लिया जाता है। वहीं अगर बड़े नेटवर्क की बात करें तो इसके लिए डेडिकेटेड DHCP सर्वर लगाया जाता है। तो DHCP का मुख्य उद्देश्य होता है एक नेटवर्क में लगे सभी कंप्यूटर्स और डिवाइस का खुद ब खुद IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना। मतलब कि DHCP यही काम संभालता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक IP एड्रेस प्रदान कर दिया जाए ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को मैनुअली हर कंप्यूटर पर जाकर यह कार्य ना करना पड़े। और ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको हर एक कंप्यूटर पे IP एड्रेस प्रदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि DHCP उनको ऑटोमेटिक IP एड्रेस प्रदान कर देता है। तो ये वही सर्वर है। चलिए अब DHCP कार्य कैसे करता है ये जान लेते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा, यह एक सर्वर क्लाइंट मॉडल पर कार्य करता है। मतलब कि सर्वर क्लाइंट मॉडल पर कार्य करता है जहां पर DHCP एक होस्ट होता है और नेटवर्क पर जुड़े हुए बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। तो DHCP होस्ट कंप्यूटर का कार्य करता है और बाकी कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। जैसे ही कोई नया कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क पर जुड़ता है तो क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा DHCP डिस्कवर मैसेज प्राप्त किया जाता है और यह एक रिक्वेस्ट होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा होस्ट यानी DHCP सर्वर को ढूंढने और उससे IP एड्रेस लेने के लिए की जाती है। तो क्लाइंट कंप्यूटर DHCP सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और ये रिक्वेस्ट वो DHCP डिस्कवर के नाम से भेजता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये है DHCP सर्वर और ये है क्लाइंट कंप्यूटर। तो क्लाइंट कंप्यूटर इस DHCP सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं IP एड्रेस प्राप्त करने के लिए और इसी को DHCP डिस्कवर कहा जाता है। और जब ये DHCP सर्वर जो है उसको रिसीव कर लेता है तो कंप्यूटर को DHCP ऑफर मैसेज दिया जाता है। मतलब कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसको DHCP ऑफर मैसेज देता है जिसके अंदर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि DHCP अपने IP पूल में उपलब्ध जितने भी IP एड्रेस हैं उन IP एड्रेस के लिए चेक करता है और उपलब्ध IP एड्रेस को क्लाइंट मशीन पर भेज देता है। तो इस तरीके से DHCP सर्वर जो है क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस सेंड कर देता है। अब जब क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस मिल चुका है तो वापस से वो DHCP सर्वर को DHCP रिक्वेस्ट मैसेज ब्रास्ट करता है। तो
यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर ने DHCP ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और फिर अंत में सर्वर द्वारा DHCP पैक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है जो इस सेशन के पूरा होने को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है जब ये क्लाइंट कंप्यूटर DHCP सर्वर को मैसेज भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है, तो DHCP सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको इस क्लाइंट कंप्यूटर को एक IP एड्रेस प्रदान करता है और जब ये IP एड्रेस प्राप्त कर लेता है तो वापस से DHCP सर्वर को एक और मैसेज सेंड करता है जिससे DHCP सर्वर को पता चल जाता है कि क्लाइंट कंप्यूटर को IP एड्रेस मिल चुका है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्लाइंट कंप्यूटर को एक IP एड्रेस प्रदान किया गया है जो कि एक सीरियल नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 192.168.1.100 तो यही IP एड्रेस कहलाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं DHCP के फायदे। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो DHCP इम्प्लीमेंट करने के कुछ फ़ायदे हैं और वे इस प्रकार से हैं। जैसे कि फर्स्ट है रिलायबल IP सेटअप। सर्वर के द्वारा जुड़े हुए सभी क्लाइंट कंप्यूटर को यूनिक IP दिया जाता है जिससे IP कॉन्फ्लिक्ट और IP कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी दूसरी समस्याओं से बचा जा सकता है। सेकंड नंबर है समय की काफ़ी बचत होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को सभी कंप्यूटर पर जाकर मैन्युअली IP सेटिंग डालने और नोट करने की एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती जिससे समय की बचत हो जाती है क्योंकि DHCP सर्वर डायरेक्ट उनको IP एड्रेस प्रदान कर देता है। अगला नंबर है सेंट्रलाइज्ड IP मैनेजमेंट। क्योंकि IP कॉन्फ़िगरेशन की सारी जानकारी DHCP सर्वर द्वारा दी जाती है जिसमें अलग अलग क्लाइंट्स के अनुसार IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की जाती है और सारा डाटा DHCP डाटा स्टोर में सुरक्षित रहता है। तो यह एक सेंट्रलाइज्ड IP मैनेजमेंट होता है। अब हम DHCP सर्वर के बाद ये जान लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्योंकि जब मैं आपको DHCP सर्वर बता रही थी तो उसमें बार बार क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बात हो रही थी। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। सेंटर में एक सर्वर कंप्यूटर है और इसके किनारे तरफ यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर है। तो यही होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें जो है ये जो क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं सर्वर कंप्यूटर को कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई भी जानकारी के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो उनको वही जानकारी या वही सुविधा प्रदान करती है। तो क्लाइंट कंप्यूटर सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और सर्वर कंप्यूटर उनको सुविधा प्रदान करते हैं। यही होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल में सर्वर जो होता है प्रोवाइडर की भूमिका में होता है, मतलब प्रदाता की भूमिका में होता है, और क्लाइंट जो होता है निवेदक यानी कि रिक्वेस्टर की भूमिका में होता है। यानी जब एक क्लाइंट कंप्यूटर जैसे कि LAN या WAN नेटवर्क पर सर्वर को किसी प्रकार के डाटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, जब भी कोई क्लाइंट कंप्यूटर LAN नेटवर्क से जुड़ा होता है या WAN नेटवर्क से जुड़ा होता है और सर्वर को कोई भी डाटा के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट अनुसार सर्वर उसे वह डाटा पैकेट उपलब्ध करा देता है। सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर में सर्वर जो होता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर का काम करता है, मतलब कि सेंटर में होता है और कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी यह खुद से जुड़े हुए क्लाइंट कंप्यूटरों को कंट्रोल करता है और उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार करता है और उसी अनुसार उन्हें सुविधा या जवाब देता है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में और जान लेते हैं। यानी कि सर्वर क्लाइंट मॉडल वह मॉडल है जो एक LAN, WAN या इंटरनेट के माहौल में कार्य करता है। यह LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक सीमित क्षेत्र तक होता है। WAN का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो लंबी दूरी के लिए होता है, या फिर इंटरनेट जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इस मॉडल में एक या उससे अधिक सर्वर हो सकते हैं जिनसे नेटवर्क पर मौजूद क्लाइंट कंप्यूटरों को मैनेज किया जाता है।
मतलब सर्वर भी बहुत सारे हो सकते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर भी बहुत सारे हो सकते हैं, और अलग अलग सर्वर अलग अलग क्लाइंट कंप्यूटर को मैनेज भी करते हैं। उन्हें सोर्स या सर्विस उपलब्ध कराई जाती है, मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की सर्विस प्रदान की जाती है। अब जान लेते हैं क्लाइंट क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या है। डिजिटल दुनिया में क्लाइंट से अर्थ होता है उस कंप्यूटर या एप्लीकेशन जिसे सर्वर द्वारा मैनेज किया जा रहा हो। क्लाइंट वह कंप्यूटर होता है जो सर्वर द्वारा प्रदान की जा रही सर्विस या साधनों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है। और सर्वर क्या होता है? इसी तरह से सर्वर एक अच्छे प्रदर्शन वाला कंप्यूटर होता है जो क्लाइंट कंप्यूटरों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और उन्हें इंफॉर्मेशन, डाटा या किसी भी प्रकार की सर्विस उपलब्ध करा देता है। सर्वर जैसे कि फाइल सर्वर, ERP सर्वर, ईमेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये आदि सारी जानकारी उपलब्ध कराता है। अब हम जान लेते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। हर एक कंप्यूटर डिवाइस जो है अन्य कंप्यूटर डिवाइस से स्वतंत्र रूप से कनेक्ट है, इसी को ही पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो कंप्यूटर है ये इससे भी कनेक्टेड है और इन दोनों कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है। उसी प्रकार से ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर से कनेक्ट है, इस कंप्यूटर से कनेक्ट है, इससे और इससे। मतलब कि जो कंप्यूटर दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो है आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कनेक्ट रहते हैं तो उसे ही पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है। और इसमें जो है जो भी नुकसान होता है या जो भी कुछ होता है डाटा का आदान प्रदान, उसकी जिम्मेदारी उन कंप्यूटरों की स्वयं होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैं आपको मेश टोपोलॉजी के बारे में बताई थी। तो मेश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर बाकी के अन्य कंप्यूटरों से पूरी तरह से कनेक्ट रहता है स्वतंत्र रूप से। चलिए जान लेते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होता क्या है। सामान्यतः दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर उनकी फाइल्स एवं प्रिंटर को शेयर करना ही पीयर टू पीयर नेटवर्क का उदाहरण है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर अपनी सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होता है। यूजर जो है डाटाबेस भी प्रत्येक कंप्यूटर पर अलग अलग होता है, अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अतः पीयर टू पीयर नेटवर्क को किसी सिंगल लोकेशन से मैनेज नहीं किया जा सकता। पीयर टू पीयर नेटवर्क का सेटअप सामान्यतः छोटी संस्था जैसे कि साइबर कैफे में किया जा सकता है, जहां नेटवर्क सिक्योरिटी प्राथमिक नहीं होती है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं हर एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो यही आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा। जैसे यहाँ ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, उसी प्रकार से ये कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटरों से कनेक्टेड है, तो इसे ही पीयर टू पीयर नेटवर्किंग कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर जो होता है क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह कार्य करता है। मतलब जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है और सर्वर कंप्यूटर होता है, मतलब इस तरीके से कंप्यूटर जो है कार्य करता है। मतलब कभी क्लाइंट बन जाता है तो कभी सर्वर बन जाता है। जब डाटा लेने की बारी आती है तो क्लाइंट कंप्यूटर बन जाता है, और जब डाटा किसी को देने की बारी आती है उस टाइम पे सर्वर कंप्यूटर बन जाता है। मतलब कि हर एक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर अपनी सुरक्षा का खुद जिम्मेदार होता है। मतलब कि कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की हानि होती है या जो भी होता है उसका जिम्मेदारी पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर की खुद की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड होता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि वो सेंटर में नहीं होता है। जो हर एक कंप्यूटर होता है अलग अलग तरीके से, मतलब बाकी के अन्य कंप्यूटर से
जुड़ा होता है, इसलिए कोई भी एक कंप्यूटर जो है सेंटर कंप्यूटर नहीं होता है, मतलब हर एक कंप्यूटर डिसेंट्रलाइज्ड होता है। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क का प्रयोग 10 से 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क का प्रयोग घर या छोटे कार्यालय में किया जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क को वर्क ग्रुप मॉडल के रूप में भी जाना जाता है और उनका अपना खुद का डाटाबेस होता है। तो ये तो था पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब हम जान लेते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये देखिए, ये सर्वर है और ये हैं क्लाइंट्स, और इनके बीच में डाटा का आदान प्रदान हो रहा है इंटरनेट के जरिए। तो चलिए जान लेते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट देखेंगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक मुख्य सर्वर होता है और दूसरे सभी कंप्यूटर क्लाइंट्स होते हैं। जैसे ये वाला होता है एक मुख्य सर्वर कंप्यूटर है और बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो कंप्यूटर सेवा प्रदान करता है उसे सर्वर कहा जाता है और जो कंप्यूटर सेवाएं प्राप्त करता है उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। यहाँ पे ये सर्वर जो होता है ये सेवा प्रदान करता है और ये जो क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं ये सर्वर को ग्रहण करते हैं, मतलब उनके डाटा को, सर्वर कंप्यूटर के डाटा को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक ही रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर को सर्वर के साथ जोड़ दिया जाता है और सभी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करके किसी भी प्रकार की फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का उपयोग उस समय किया जाता है जब कंप्यूटर की संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है। देखते हैं तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में 20 से ज़्यादा कंप्यूटरों को नहीं जोड़ा जा सकता, अधिक से अधिक 20 कंप्यूटर को ही जोड़कर डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, मतलब कि कंप्यूटरों की संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है तभी इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो आज के क्लास में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है, DHCP सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।